देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो हम लोगों ने इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन जहां पर इक्वलिटी का बात हो रहा था, ठीक है। अब अगर इक्वेशन हमारा इक्वल ना हो के इनइक्वल हो तो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ रिलेटेड है थोड़ा चैप्टर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को ग्राफ पेपर लेके जाना है या फिर एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है ना, तो ग्राफ पेपर देगा थोड़ी। तो हम लोग इसी तरह से ही पढ़ेंगे और चैप्टर भी इसी तरह से बेस्ड है कि है ग्राफिकल, लेकिन बिना ग्राफ पेपर यूज किए ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कंसेप्चुअली हमें देखना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ इनइक्वालिटीज फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग इनइक्वालिटीज का मतलब इक्वेशन रेडी कर सकते हैं जो हमें प्रॉब्लम दिया रहेगा उससे, ठीक है। अभी देखेंगे इक्वेशन तो समझ में आएगा। फॉर्म्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड सोल्यूशन स्पेस विद वेरियस कंडीशंस। अब ये सोल्यूशन स्पेस जिसे एस एस भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ये सब क्या होता है देखेंगे। लाइक ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल जीरो, लेस, मतलब देखो ये सब इनइक्वालिटी है। अगर कोई भी एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल जीरो का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल दोनों चीज। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है आइदर, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों चीज नहीं, सॉरी, दोनों में से कोई एक, आइदर ग्रेटर, इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। मतलब या तो ग्रेटर या तो इक्वल। और ये क्या है, ये है सिर्फ ग्रेटर, ग्रेटर देन जीरो। और ये क्या है, लेस देन इक्वल, मतलब लेस देन और इक्वल, ठीक है, और इक्वल। और इसका मतलब होता है ओनली लेस देन, ठीक है, ओनली लेस देन। तो ये कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। पता है वैसे तुम लोगों को, लेकिन है चैप्टर में तो हम बता रहे हैं। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। मतलब और पे एंड नहीं, ठीक है। मतलब ग्रेटर भी हो इक्वल भी हो, ऐसा नहीं, ग्रेटर या फिर इक्वल। और सिर्फ अगर ऐसा दिया हुआ है मतलब सिर्फ ग्रेटर, ग्रेटर देन जीरो, ये है लेस देन और इक्वल जीरो, और ये है लेस देन जीरो। ग्राफिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, हमें ग्राफिंग करने मतलब ग्राफ पेपर में प्लॉट होगा इनइक्वालिटीज को, वैसे करना नहीं है। यहाँ से जैसा है दिखाएंगे समझ जाओगे कि कैसे होगा, धीरे धीरे बताते जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, कॉमन रीजन ढूंढना पड़ेगा। मतलब पहले हमें एक इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम रेडी करना पड़ता है, मतलब ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, जबकि ऐसा हमें करना भी नहीं है इतना डिटेल्स में, क्योंकि एमसीक्यू में होगा नहीं इस तरह से। लेकिन ये पूरा चैप्टर इसी तरह से, पहले हमें इनइक्वालिटी का कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको हम लोग इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। उसके बाद जब लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर मतलब क्या, हम लोग इक्वेशन चैप्टर में पढ़े ना, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, जो स्ट्रेट लाइन होता है जहां पर वेरिएबल जो है एक्स का डिग्री 1 होता है, तब लीनियर इक्वेशन होता है। अब इनइक्वालिटीज मतलब इक्वल वाला इक्वेशन नहीं, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल मतलब एक्स रिलेटेड, एंड सोल्यूशन स्पेस ढूंढेंगे हम लोग। फिर ग्राफ पेपर में उसे प्लॉट करना पड़ता है, फिर कॉमन रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर फिजिबल रीजन और फिजिबल पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हमें सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये डिटेल्स में भी किया जाता है, लेकिन तुम लोगों का है नहीं इंटर में, लेकिन सीए में यानी जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उनका इंटर में इस पे पूरा डिटेल से एक चैप्टर रहता है, एलपीपी बोलते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग का उस तरह से जरूरत नहीं होगा। तो अब देखो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। इनइक्वालिटीज आर स्टेटमेंट वेयर टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल बट ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम। एक रिलेशनशिप ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो मतलब जो स्टेटमेंट होगा टू क्वांटिटीज वाला वो अनइक्वल होगा, ठीक है। अनइक्वल का मतलब उसमें कोई इक्वलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब इक्वल नहीं होगा। जैसे कि देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो जैसे इक्वेशन तो हमें पता है, वी नो एवरीथिंग अबाउट इक्वेशन, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन लास्ट कंप्लीट भी किया। इक्वेशन कितने तरह का देखा था हम लोगों ने, देखा इक्वेशन कितने तरह का होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, एक बार याद दिला देते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री क्या हो जाएगा 2, लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री क्या हो जाता है 1, और क्या पढ़ा था क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन जिसका डिग्री होता है 3, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सारा चीज इक्वल पढ़े थे, देखो ये वही वाला जो मतलब पीडीएफ है, तो वहां पर देखो सारा चीज हम लोग क्या पढ़े थे, इक्वल पढ़े थे, इक्वल, ठीक है। कुछ भी ये देखो सारा इक्वेशन इक्वल था, कुछ भी अनइक्वल वाला मैटर नहीं था, लाइक लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरह का कोई भी मैटर नहीं था। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक का कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे तभी यहाँ पर बताया गया है कि लीनियर, ये देखो लीनियर इनइक्वालिटीज का बात बताया गया है। लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब डिग्री 1 वाले इनइक्वालिटीज। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज या फिर क्यूबिक इनइक्वालिटीज। तो हम लोग लीनियर पे इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट समझेंगे। तो जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन, एक इक्वल इक्वेशन देते हैं, लाइक मान लो 3x इक्वल टू 9, ठीक है, 3x इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये साइन क्या है, इन दोनों के मिडिल में अगर कोई साइन दिख रहा है दैट इज इक्वल साइन, ठीक है। ये इक्वल साइन दिख रहा है, ये इक्वल साइन ये बता रहा है कि 3x जो है इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू 9 है, 3x इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करें x का, तो x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 9/3, दैट इज 3, ठीक है। मतलब ये सब तुम लोग को पता है, बट एक बार जस्ट सुनो कि किस तरह से हम लोग इनइक्वालिटी तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये तो तुम लोग को पता ही है कि इसका सोल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि 3x इक्वल टू 9 ये होल्ड्स ट्रू होगा, होल्ड्स ट्रू होगा ओनली, ओनली एंड ओनली फॉर x इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। ये भी हम लोगों ने इक्वेशन में पढ़ा था ना, सिर्फ x इक्वल टू 3 के लिए होगा। मतलब एक हम लोग का कंडीशनल इक्वेशन था, ठीक है, जहां पर सिर्फ x का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था। वैसे यहाँ पर जैसे मान लो अगर x का वैल्यू हम लोग 3 की जगह कुछ और ले लेते, लाइक x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 होता है, 9 नहीं होता है, ठीक है। x का वैल्यू 2 ले लो, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, जो कि 9 नहीं होता है। x का वैल्यू 3 के अलावा 4 ले लो, ये हो गया 3 इंटू 4, ये हो गया 12। तो ये सब देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो होल्ड्स ट्रू ओनली एंड ओनली फॉर x इक्वल टू 3 के लिए ट्रू होगा, ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं देखो, फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x द इक्वेशन वुड नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। बाकी कोई भी वैल्यूज के लिए माइनस भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है, लाइक -1 ले लो, -1 ले लो, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3, ये तो 9 नहीं होता है ना। तो बाकी कोई भी वैल्यू के लिए नहीं होगा, ये होल्ड ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है, देयरफॉर इससे हम लोग एक समरी ये बना सकते हैं कि ओनली वन, वन मतलब वैल्यू नहीं, एक, ठीक है, ओनली वन ऐसे लिखते हैं, ONE लिख देते हैं, ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर ओनली वन सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ऐसे लिख देते हैं, ओनली वन सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन 3x इक्वल टू 9, दैट इज 3, ठीक है। एक ही सोल्यूशन इस इक्वेशन के लिए होगा। अब इनइक्वालिटी देखो, अब इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना। अगर हम लोग इसको इनइक्वालिटी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल लिया 3x इक्वल 9, अगर हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, एन इनइक्वालिटी दैट इज, अगर ऐसे कर देते हैं 3x, ठीक है, 3x लेस देन 9, ठीक है, 3x लेस देन 9, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, ठीक है, लेस देन बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या रीड करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से रीड करेंगे, देखो कि दिस इज द inequality which signifies that, ये देखो इससे ये पता चलता है दैट 3x
जो 3x है, 3x इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 9, ठीक है। 3x का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज लेस देन 9 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 9 होना चाहिए। अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने जैसे यहाँ पर बोला था कि 3x इज ऑलवेज इक्वल टू 9, यहाँ पर भी लिख सकते हो ऑलवेज, ठीक है। 3x इज ऑलवेज इक्वल टू 9, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। और ये हो गया 3x इज ऑलवेज लेस देन 9। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 3x लेस देन 9, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से करेंगे 9/3, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करके हमें ये वैल्यू मिल रहा है x लेस देन 3। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये इक्वेशन होल्ड ट्रू किसके लिए होगा, जैसे यहाँ पर देखो ये इक्वेशन होल्ड ट्रू हो रहा है ओनली फॉर 3, ठीक है, ओनली एंड ओनली फॉर वन वैल्यू दैट इज 3। और ये इक्वेशन किसके लिए सेटिस्फाइड होगा, मतलब किसके लिए होल्ड ट्रू होगा, ये तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या? x का वैल्यू लेस देन 3 आया, ये तो एक वैल्यू आया, ठीक है, क्या सिर्फ इसी वैल्यू के लिए जो है ये वाला इक्वेशन दैट इज 3x लेस देन 9 होल्ड ट्रू होगा? मुझे ये बताओ। ये जो है दिस इक्वेशन, दिस इनइक्वालिटी, हम ऐसे लिखते हैं, दिस इनइक्वालिटी 3x लेस देन 9 होल्ड्स ट्रू फॉर all the values which are less than 3, ठीक है। 3 से लेस देन कोई भी वैल्यू ले लो ट्रू होगा। देखो चेक करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे 3 से लेस पहले ले लेते हैं, देखो x का वैल्यू पहले ले लेते 0, ठीक है, 0 ले लिया तो 3 इंटू 0, 0 आ गया तो 0 लेस देन 9, सही बात है, ठीक है। 1 ले लो, 3 इंटू 1 तो ये हो गया 3, 3 लेस देन 9, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू 2, वो भी लेस देन 3 है, तो ये देखो 6, 6 लेस देन 9, ये भी ट्रू हो जाएगा। अच्छा 3 का वैल्यू लेस देन 3 बोला है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 3 मतलब -1 ले लो, ठीक है, -3, ये भी ट्रू, ठीक है। -3 इज ऑल्सो लेस देन 9, 3 का वैल्यू ले लो, -9 ले लो तो भी हो जाएगा, -27, ये भी तो लेस देन 9 ही है, ठीक है। इसका मतलब 3 से जितना भी कम वैल्यू, अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं 2.99, ये भी लेस देन 3 है, 2.99 इंटू 3, ये चेक करके देखो, ये भी लेस देन 9 आएगा, चेक करते हैं, चेक करते हैं, देखो 2.99 इंटू 3, देखो 8.97 आ गया है ना, 8.97, ये कितना आ रहा है 8.97, ये भी क्या है लेस देन 9 है ना, तो ये भी ट्रू। इसका मतलब यहाँ पर दो चीज मिला, देखो दो डिफरेंस मिला हम लोग को। पहला डिफरेंस ये दो मतलब पहला डिफरेंस तो ये है, ये इक्वल है, ये इनइक्वल है, ठीक है, जिसमें मैंने लेस देन का एग्जाम्पल लिया था। और यहाँ पर देखो एक ही सोल्यूशन हो रहा है, ओनली वन सोल्यूशन दैट इज x का वैल्यू 3, बट यहाँ पर सोल्यूशन जो है मोर देन वन हो रहा है, मतलब क्वांटिटी में मोर देन वन हो रहा है, और वो वन का कंडीशन क्या है, लेस देन 3 होना चाहिए। गुड इवनिंग अर्पिता। गुड इवनिंग मैम। अच्छा और देखो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि इसका वैल्यू जो है लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए, बट इसका सोल्यूशन जो है ओनली वन, क्वांटिटी में वन नहीं होगा, मोर देन वन होगा, ठीक है। ये दो डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इट इज क्लियर दैट while an equation, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वलिटी, इनइक्वलिटी मतलब हो जाएगा जो इक्वल नहीं है, ठीक है। while an equation has only वन सोल्यूशन, वन मतलब क्वांटिटी में वन, वन मतलब ऐसा नहीं कि सोल्यूशन का वैल्यू वन, ठीक है, एक ही सोल्यूशन आया था वैल्यू 3 था, तो इक्वलिटी जो है एन इक्वेशन हैज ओनली वन सोल्यूशन, एन इक्वलिटी एन इनइक्वलिटी मतलब जो इक्वेशन नहीं है, इनइक्वल है, एन इनइक्वलिटी हैज
इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों बोला मैंने? इनफाइनाइट सोल्यूशन का भी कंडीशन है, लेस देन 3 के अंडर जितने भी वैल्यूज आएंगे, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, 0.001 कुछ भी हो सकता है जो कि 3 से कम है, इसीलिए मैंने बोला कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा अगर हम लोगों का क्या हो जाएगा, लेस देन, मतलब इनइक्वल इक्वेशन होगा। और अगर इक्वल इक्वेशन होता है तो वहां पर बहुत सारे जो है सोल्यूशन नहीं होते, ओनली वन सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखो डिग्री 1 है, अगर इक्वेशन का डिग्री 1 है तो उसका रूट भी 1 होगा। लास्ट तो हम लोगों ने ये सब कंप्लीट किया ना, रूट 1 होगा यानी सोल्यूशन भी एक होगा, तो यहाँ पर सोल्यूशन एक ही आया 3। ठीक है, और यहाँ पर सोल्यूशन कितना आया, मोर देन 1 आ सकता है। अब कितना सारा लिखे, जितना भी मुझे देखो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ दिखाया मैंने, एक -1 लिख के दिखा दिया। ठीक है, एक मैंने 2.99 लिख के दिखा दिया, अब इससे भी करके देख सकते हो, दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और इस इनफाइनाइट सोल्यूशन को बोला जाता है यहाँ पर सोल्यूशन स्पेस। मैंने बोला था ना कि ये देखो, इसको शॉर्ट में एस एस भी बोला जाता है, सोल्यूशन स्पेस, एस एस। ठीक है, इसको बोला जाता है सोल्यूशन स्पेस। अब सोल्यूशन स्पेस का मतलब समझ में आ गया, धीरे धीरे देखो यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इनफाइनाइट solutions that an inequality has is called solution स्पेस। स्पेस मतलब देखो, इतना ज्यादा सॉल्यूशंस है, इनफाइनेट, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 से कम बहुत सारा डेटा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इनफाइनेट सॉल्यूशन बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। अच्छा, अब यहाँ पर और एक पॉइंट लिख लेते हैं, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल का, ये देखो एक्स का पावर कितना है, 1 है, चाहे इनइक्वलिटी वाला ले लो चाहे इक्वलिटी वाला ले लो, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर मतलब वही जिसका डिग्री 1 होगा, और क्योंकि ये इनइक्वल है तो लीनियर इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर लिख देते हैं इट इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये होता है लीनियर इनइक्वालिटी। तो चैप्टर का जो नाम था वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, एक बार देख लो, यहाँ पर बोला है इनइक्वालिटी आर स्टेटमेंट्स वेयर टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल। ये ऐसा एक स्टेटमेंट है जहां पर दो क्वांटिटी अनइक्वल होगा, जैसे मैंने ही एक एग्जांपल लिया 3x लेस देन 9। ठीक है, दो क्वांटिटी अनइक्वल है बट ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, बट एक रिलेशनशिप से तो ये बने हुए हैं क्या, एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 3 होगा तो ये जो है रिलेशन सेटिस्फाई होगा, और एक्स का वैल्यू लेस देन 3, जितने भी वैल्यूज होंगे लेस देन 3 में सारे के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज ऑकर इन बिजनेस व्हेनेवर देयर इज अ लिमिट ऑन सप्लाई, डिमांड, सेल्स एटसेट्रा। ये बिजनेस में इस तरह का इनइक्वालिटी इक्वेशन बिजनेस में कैसे यूज होता है, अगर लिमिटेड सप्लाई का बात हो, लिमिटेड डिमांड का बात हो, लिमिटेड सेल्स का बात हो, तब होता है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है, फॉर एग्जांपल इफ ए प्रोड्यूसर रिक्वायर्स ए सर्टेन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर हिज फैक्ट्री। कोई एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, मतलब जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, ठीक है, फैक्ट्री में उनको क्या चाहिए, कुछ एक सर्टेन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, एंड देयर इज एन अपर लिमिट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट रॉ मटेरियल। और इस रॉ मटेरियल का एक लिमिट है, मतलब अनलिमिटेड ये मार्केट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, रिसोर्सेज क्या होता है, हमेशा स्कार्स होता है, मतलब उसको हमें क्या करना है, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। हमारे पास रिसोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो बहुत, मतलब फिर प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है, हमें हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज क्या हो जाता है, लिमिटेड, उसको हमें किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज करना है वही देखना चाहिए। तो अगर वो रॉ मटेरियल जो इनको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, उसका मार्केट में अवेलेबिलिटी का एक लिमिट है,
देन हमें इनइक्वालिटी का मतलब अप्लाई करने का जरूरत होता है। देन एनी डिसीजन विच ही टेक्स अबाउट प्रोडक्शन, जब वो प्रोडक्शन करेंगे उनको ये पता है कि मार्केट में मुझे सपोज फॉर एग्जांपल 10 किलो ही ये रॉ मटेरियल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब उस 10 किलो को यूज करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो मुझे सोचना है, वही बोल रहा है। तो इनका एक भी डिसीजन जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड है इन्वॉल्व दिस कंस्ट्रेंट ऑल्सो। कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, की एक लिमिटेशन हो गया कि मुझे रॉ मटेरियल जो है इजीली नहीं मिलेगा, मतलब उसका लिमिटेशन है, जितना डिमांड करेंगे उतना नहीं मिलेगा। वी विल सी इन दिस चैप्टर मोर अबाउट सच सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में ये चीज बोल रहा है। तो इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पर हम एक दो ऐसा क्वेश्चन दिखाते हैं जहां पर ये एप्लीकेशन यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये रहा, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट ए एंड बी। एक मैन्युफैक्चरर है, दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। मान लो ये एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जहां पर दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, एक प्रोडक्ट का नाम है ए और दूसरे प्रोडक्ट का नाम है बी, एंड हैज इज मशीन इन ऑपरेशन फॉर 24 आवर्स ए डे। और ये जो दो प्रोडक्ट जिस मशीन पे बनता है वो मशीन 24 आवर्स पर डे जो है ऑपरेट होती है। Production of A requires 2 hours of processing in machine M1 and 6 hours in machine M2। मतलब ये तो फैक्ट्री है, ठीक है, क्योंकि बोला था कि मैन्युफैक्चरर है कोई जिनका मशीन है जहां पर ए और बी प्रोडक्ट बनता है। तो इनका दो मशीन है, दो मशीन से ये प्रोसेस आउट होके प्रोडक्ट ए और बी बनेगा। मतलब इसका ड्रॉ हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रोडक्ट ए जब बनेगा तो वो मशीन 1 से इनपुट लेके आउटपुट होके फिर मशीन 2 में जाएगा। मतलब दो मशीन के थ्रू से वो फाइनली एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ए, ठीक है। यहाँ से इनपुट दिया जाएगा। बेसिकली क्या होता है, इनपुट बोलेंगे ना, ठीक है, जैसे घर पे मिक्सर ग्राइंडर वगैरह होता है ना, तो वहां पर क्या करते हो, कुछ इनपुट देते हो, फिर उसे पीसते हो तो वो आउटपुट ला देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट यही देखो, पहले मशीन 1 में जाएगा फिर मशीन 2 में जाएगा, आफ्टर दैट ये ए जो है फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स बोल सकते हो, ये मिल जाएगा। अब ये टाइम कितना लगता है, यहाँ पर देखो बोल दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग इन मशीन 1। मशीन 1 में 2 आवर्स लगता है, ठीक है, एंड 6 आवर्स इन मशीन 2। प्रोडक्शन बी रिक्वायर्स 6 आवर्स प्रोसेसिंग इन मशीन 1। और जो ये प्रोडक्ट यहाँ पर और एक ऐसे सेम हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इनपुट दे दिया, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट में बी लगा दिया, फिनिश गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बी है इसको कितना टाइम चाहिए, 6 आवर्स प्रोसेसिंग इन मशीन 1। मशीन 1 में ये 6 आवर्स प्रोसेस होता है, एंड 2 आवर्स इन मशीन 2। 2 आवर्स जो है वो मशीन 2 में प्रोसेस होता है। द मैन्युफैक्चरर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 5 ऑन ईच यूनिट ऑफ ए एंड 2 ऑन ईच यूनिट ऑफ बी। मतलब एक यूनिट, ओनली वन, ठीक है, यूनिट या पीस जो भी बोलो, एक पीस ए बेच के इनको प्रॉफिट होता है 5 रुपीज का, और एक यूनिट, यहाँ पर पीस के जगह यूनिट बोला है, एक पीस बी बेच के इनका प्रॉफिट होता है 2 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट, है ना। सेल्स, ये थोड़ा सा कॉमर्स का बात हो गया, ठीक है। तो सेल से अगर हम लोग कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन करने का खर्चा। मान लो प्रोडक्शन करने का खर्चा आया 10 रुपीज और वो प्रॉफिट रखना चाहते हैं 2 रुपीज, तो ये 12 रुपीज में बेच देंगे, ठीक है, दैट इज द सेल प्राइस। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट का ऑब्वियसली वैल्यू बोला है। एक यूनिट ए बेच के प्रॉफिट है 2, यहाँ पर लिख देते हैं ए पे प्रॉफिट होता है 2 रुपीज का एक यूनिट पे, ठीक है। और ये जो है ना 2 आवर्स 6 आवर्स, 6 आवर्स 2 आवर्स, ये भी एक यूनिट बनाने का ही टाइम बता रखा है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग इन मशीन M1, ठीक है, और 6 आवर्स इन मशीन M2। एक यूनिट ए बनाने में मशीन 1 में टाइम लगता है 2 आवर्स, मशीन 2 में टाइम लगता है 6 आवर्स। और बी का जस्ट ऑपोजिट है, मशीन 1 में टाइम लगता है, ये 1 होगा 6 आवर्स, और मशीन 2 में 2 आवर्स। अब इनको अगर मार्केट में ये बेचने जाए, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, तो एक यूनिट ए बेच के इनका प्रॉफिट होता है 5 रुपीज, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और बी के लिए प्रॉफिट होता है 2 रुपीज। ये यहां तक हमें बताए। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ए डे इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है तो इन्हें कितना यूनिट मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक दिन में। तो इनका लिमिटेशन क्या है पता है, इनका लिमिटेशन ये है, मशीन है, ठीक है,
जैसे ह्यूमन बीइंग थकता है, मशीन को भी तो रेस्ट का जरूरत होता है। मशीन मैक्स टू मैक्स एक दिन में 24 आवर्स ही चल सकती है। ये देखो, टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड हैज इज मशीन इन ऑपरेशन फॉर 24 आवर्स ए डे, मतलब एक दिन में पूरा 24 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगी। ठीक है, उससे ज्यादा होगा भी नहीं, मतलब पूरा दिन ही मशीन चल रही है। तो हमें ये बताना है कि अगर उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो उन्हें कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या हो गया कि कंस्ट्रेंट ये है कि इनके पास टाइम क्या है, एक दिन में ये 24 आवर्स को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे सोल्यूशन किया है। x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप ए प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस। अगर हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं कि मार्केट में अगर उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो ए प्रोडक्ट जो है वो टोटल एक्स यूनिट इन्हें बनाना पड़ेगा, ये हम लोग एक एजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, और एक x2 इज दैट टाइप ऑफ बी। ठीक है, और जो बी प्रोडक्ट है वो इनको बनाना पड़ेगा x2। ठीक है, इन्होंने x1 x2 लिया है, हम लोग xy भी ले सकते हैं। ठीक है, xy भी ले सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो x1 और x2 लिया है। ठीक है, वैसे लीनियर इक्वेशन में xy भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि लीनियर इक्वेशन है बोल के x1 x2, ये जस्ट हम बोलते हुए बोल दिए, ये ऐसा बात नहीं है। देखो, हमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 होता है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 10, ये भी लीनियर इक्वेशन है। x इक्वल टू 10, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों ही तो लीनियर इक्वेशन है। अब x लिखो या फिर एक्स वाई लिखो, x1 y1 लिखो। ठीक है, वो अपने हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर टोटल x1 यूनिट हम लोग क्या बनाएंगे, a बनाएंगे, और टोटल x2 यूनिट अगर हम लोग b बनाएंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा ये हम लोग समझ सकते हैं। देखो, एक यूनिट ए सेल करके सोचो, एक यूनिट ए सेल करके प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 5 रुपीज। ठीक है, ₹5। तो x1 यूनिट अगर हम लोग ए सेल करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, बता सकते हो? एक यूनिट बेच के, मान लो एक पेंसिल बेच के प्रॉफिट होता है ₹2, तो दो पेंसिल बेच के कितना होगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पर भी तो वैसे ही करना पड़ेगा, बोलो क्या होगा? एक यूनिट ए सेल करके प्रॉफिट है ₹5, ये तो क्वेश्चन बता रहा है ना। तो अगर टोटल x1 यूनिट ये लोग ए बेचेंगे, क्योंकि टोटल इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं ऐसा हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं, देन x1 यूनिट ए सेल करके कितना प्रॉफिट होगा, बोल सकते हो? 5x होगा, ₹5x हो जाएगा। ठीक है, x1 लिए तो x1 हो जाएगा। सिमिलरली y के केस में मुझे ये बोलो कि अगर एक यूनिट y सेल करके इनको प्रॉफिट होता है ₹2, तो x2 यूनिट या फिर y यूनिट, y नहीं लिए बेटर हुआ क्योंकि प्रोडक्ट में भी क्या है, सॉरी प्रोडक्ट में तो ए बी है, मैंने x क्यों लिख दिया पता नहीं, चलो ये b है। ठीक है, तो एक यूनिट बी बेच के प्रॉफिट होता है ₹2, तो x2 यूनिट बी बेच के प्रॉफिट कितना होगा, से ज्यादा होगा 2x2। ठीक है, तो प्रॉफिट को हमें करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, प्रॉफिट को हमें करना होता है मैक्सिमाइज, क्योंकि यहाँ पर बोला भी है, सोचो ना, प्रॉफिट मैक्सिमम करना होता है, बिजनेस के रेस्पेक्ट में सोचो, सेल मैक्सिमम करने का टारगेट होता है, लॉस मिनिमम करने का टारगेट होता है, कॉस्ट मिनिमम करने का टारगेट होता है, टाइम मिनिमम करने का टारगेट होता है। बिजनेस की तरह सोचो कि एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा, उसका सेल ज्यादा हो, उसका टाइम प्रोडक्शन में कम लगे, ठीक है, उसका कॉस्ट कम हो जाए, उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, ये सब उनका टारगेट होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में ना, ये एक्चुअली एलपीपी का क्वेश्चन है, ये देखो, ये एलपीपी का क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था कि इंटर में ये डिटेल्स में आता है, तुम लोग का नहीं, ये सीएमए इंटर का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया है, इस पे तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कैसे हम लोग इक्वेशन, इन इक्वेशन से इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर हम लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट जेड अर्न करना है तो ये हम लोग बोल सकते हैं, तो ये 5x1 एंड 5x2 ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सोचो एक बार, 5x1 एंड 2x2 ये हो गया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेल करने के बाद ए एंड बी प्रोडक्ट। तो टोटल प्रॉफिट जो है वही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग मैक्सिमम इतना और इतना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यानी मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा ये, जिसको Z से डिनोट किया है। ठीक है, प्रॉफिट को Z से डिनोट किया है। मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 5x प्लस 2x2, मतलब ये जो प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं फैक्ट्री में, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैक्स टू मैक्स इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिसको हम लोग Z से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, Z इक्वल टू 5x1 प्लस 5x2, क्योंकि प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज जेड, क्योंकि एलपीपी में दो फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन। ठीक है, मैक्स फंक्शन का मतलब जो
ऐसे टारगेट है जिसको मैक्सिमाइज करना है, उसमें मैक्स जेड लिखो। ऐसे टारगेट है जिसे मिनिमाइज करना है, लाइक कॉस्ट, टाइम, तो मीन एक्स लिखो, ठीक है, सॉरी मीन जेड लिखो। जेड से डिनोट किया जाता है जो फंक्शन होता है पहला, ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। या फिर हमारा टारगेट हो सकता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर मैक्स हो तो मैक्स जेड, अगर मीन हो तो मीन जेड, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब देखो, अब नीचे हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव फंक्शन। इसके नीचे जरूर होगा सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन मतलब हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने का कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन ये है, यहाँ पर हम लोग को बोला था कि 24 आवर से ज्यादा हम लोग मशीन नहीं चला सकते, ठीक है। 24 आवर से ज्यादा हम लोग मशीन नहीं चला सकते। तो यहाँ पर देखो x1 यूनिट अगर ओवरऑल ए बनेगा, अब देखो एक यूनिट ए बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स, ठीक है। कौन से मशीन में, M1 मशीन में। तो 2 आवर्स अगर लगता है एक यूनिट बनाने में, ठीक है। सोचो, या फिर हम इस तरह से अगर लिखते हैं कि एक यूनिट बनाने में अगर 2 आवर्स लगता है, वो भी एक पहले वाले मशीन में, मशीन 1 में, ठीक है। पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, मशीन 1 में लग रहा है इतना टाइम, ठीक है। तो x1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा या कम। x1 मतलब टोटल यूनिट, अगर एक यूनिट बनाने में मशीन 1 में 2 आवर्स प्रोडक्शन टाइम कंजम्पशन होता है, तो x1 यूनिट बनाने में कितना टाइम कंजम्पशन होगा, बोलो। ज्यादा होगा ना, कितना होगा। एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता है, तो 5 यूनिट बनाने में कितना लगेगा। अगर x1 की जगह 5 होता तो क्या लिखते हम लोग, बोलो। बोलो, ये सब तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सब 1 टू रिलेटेड ही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर बस एक्स वाई है, क्लास 6 7 भी बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा सोचो ना कि अगर एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता है, तो x1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, इस मशीन 1 में कितना टाइम देना पड़ेगा के लिए। 2 into x1। 2 into x1, ठीक है, मतलब 2x1 आवर्स। और M2 में कितना टाइम लगेगा, एक यूनिट बनाने में M2 में 6 आवर्स लगता है। हम ए प्रोडक्ट के लिए ही बात कर रहे हैं, तो x1 यूनिट बनाने में लगेगा 6x1 आवर, ठीक है। और हम लोगों के पास टाइम कितना है, 2x1 आवर प्लस 6x1 आवर हमें लगेगा, ठीक है। 6x1 आवर हमें लगेगा, ये हो गया प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट ए नहीं बनाएंगे, सोचो हम लोग तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाएंगे, हम लोग प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों ही बनाएंगे, और दोनों के लिए मशीन का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट बी का देखें, तो प्रोडक्ट बी बनाने में मशीन 1 में लगता है 6 आवर्स, ठीक है। मशीन 1 में 6 आवर्स लगता है एक यूनिट बनाने में, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट बी के लिए, देखो 6 आवर्स लगता है, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं एक यूनिट बनाने में। 1 यूनिट के लिए लगता है 6 आवर्स, कौन से वाले मशीन में, M1 वाले में। तो x2 यूनिट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, 6x2 आवर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 6x2 आवर। और ये कंप्लीट नहीं बनेगा जब तक ये मशीन 2 में प्रोसेस नहीं होगा। तो मशीन 2 में प्रोसेस का मतलब समझो, एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है 2 आवर्स। ये सब तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो x2 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 2x2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया 2x2 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग का ऐसा नहीं है प्रोडक्ट ए बना लो या बी बना लो, नहीं, हमें प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों ही बनाना है। लेकिन दोनों मशीन हमारा कितना चलेगा, मैक्सिमम ये M1 मशीन 24 आवर्स और M2 मशीन 24 आवर्स चल सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट देखो, कंस्ट्रेंट क्या है कि पहला मशीन, ठीक है, पहला मशीन यानी कि पहले मशीन पे जहां पर टाइम लगता है 2x1 फॉर प्रोडक्ट ए एंड 6x2 फॉर प्रोडक्ट बी। तो 2x1 प्लस 6x2 ये होना चाहिए लेस देन 24 आवर, ठीक है। लेस देन क्यों होगा, क्योंकि हम लोग 24 आवर से ज्यादा टाइम इस मशीन को यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली ये दोनों का टोटल करेंगे 6x1 प्लस
2x2 लेस देन 24 आवर्स, मतलब ये दोनों मशीन पे 24 आवर्स से कम टाइम में मतलब हमें प्रोडक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स ही मशीन चल सकता है। ये हो गया कंस्ट्रेंट फंक्शन, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट फंक्शन हो गया और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर कंस्ट्रेंट जो है मतलब इसको एक्चुअली सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बिल्डअप होता है वो मैंने बताया, ठीक है, कैसे बिल्ड करना होता है इक्वेशन को। जैसे तुम लोग इक्वेशन में पढ़ते हो ना कि कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना कि अगर फादर का एज इतना है, सन का एज इतना है तो कैसे होगा, या फिर न्यूमरेटर इतना है, डिनोमिनेटर इतना है, उससे हम लोग जैसे इक्वेशन बना रहे थे वहां एमसीक्यू देख के सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पर थोड़ा हमें कंसेप्ट चाहिए, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी हम लोग ये वाला पॉइंट चेक किए, देखो ये वाला पॉइंट बता देते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इनइक्वालिटीज फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब समझ में आ रहा होगा, जो प्रॉब्लम दे रखा है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उससे हमें अपना इनइक्वालिटी का इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये देखो, तो वही चीज हम लोगों ने किया कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट ए एंड बी, हैज हिज मशीन इन ऑपरेशन फॉर 24 आवर्स ए डे, 24 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम लोग डिस्क्रिप्टिव जो बना सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन से जो इक्वेशन बना सकते हैं वो ऐसा हो गया। अब x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 क्यों लिया था, क्योंकि x1 और x2 हम लोगों ने क्या लिया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। अब प्रोडक्ट का भी माइनस में तो हो नहीं सकता है, जीरो में भी होना, हम लोगों ने जीरो प्रोडक्शन किया या माइनस प्रोडक्शन किया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। या तो हम लोगों ने एक प्रोडक्शन किया, एक यूनिट या उससे ज्यादा, ठीक है, मिनिमम एक से लेकर मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर x1 और x2 जो वैल्यू हम लोगों ने एजम्पशन लिया था वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। अब यहाँ पर क्या क्या है, उसके बाद इस इनइक्वल लाइन को इक्वल करके सोल्यूशन करके दिखाया, ठीक है, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। अब ग्राफिकल मेथड यहाँ पर बोल रखा है। अच्छा, अभी हम लोग एक बार जस्ट ये देखेंगे कि किस तरह से इक्वेशंस हम लोग रेडी कर सकते हैं, पहले हम ये बता देते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। एक कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी, ईच ऑफ विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग इन टू मशीन। दो प्रोडक्ट बनाता है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ए बी, और दोनों ही जो है दो मशीन के थ्रू से प्रोसेस होता है। द फर्स्ट मशीन कैन बी यूज एट मोस्ट 60 आवर्स, मतलब मैक्सिमम 60 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं, पहला मशीन। एंड सेकेंड मशीन कैन बी यूज्ड एट मोस्ट 40 आवर्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 40 आवर्स। तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन, मतलब 60 आवर्स और 40 आवर्स से ज्यादा हम लोग मशीन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2। जो प्रोडक्ट ए है, ठीक है, उसके लिए मशीन 1 में टाइम चाहिए 2 आवर्स और मशीन 2 में टाइम चाहिए 1 आवर। और जो प्रोडक्ट बी है उसके लिए ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो मशीन 1 में चाहिए 1 आवर और 2 आवर्स चाहिए मशीन 2 में। एक्सप्रेस अबव सिचुएशन यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटीज, हमें लीनियर इनइक्वालिटी के थ्रू से इसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या मानेंगे कि कितना टोटल ए और बी यूनिट जो है वो बनाना है। तो ये देखो, लेट द कंपनी प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए, टोटल एक्स नंबर प्रोडक्ट ए बना रही है और वाई नंबर प्रोडक्ट बी। जैसे मैंने बोला था हम लोग एक्स वाई ले सकते हैं, x1 x2 ले सकते हैं, वो अपना मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी, अब कैसे होगा, देखो एज ईच ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन मशीन 1, ये देखो, एंड 1 आवर्स इन मशीन 2, एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स। अब देखो ए अगर टोटल एक्स नंबर बनेगा तो कितना टाइम का जरूरत होगा, मशीन 1 में जरूरत होगा 2x आवर्स, ठीक है, और मशीन 2 में जरूरत होगा x आवर्स। मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक यूनिट बनाने में 1 आवर, वाई यूनिट बनाने में y आवर मशीन 1 में, और मशीन 2 में वाई यूनिट बनाने में 2y आवर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम लोग का रेस्ट्रिक्शन क्या है, मशीन 1 जो है वो मैक्सिमम 60 आवर्स चल सकता है, मतलब 2x+y ये वाला, ठीक है। मशीन 1 का जो यूज है दोनों प्रोडक्ट के लिए वो मैक्स टू मैक्स 60 आवर्स हो सकता है, और मशीन 2 का जो यूटिलाइजेशन है दोनों प्रोडक्ट के लिए वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 40, ठीक है, और ये कितना हो सकता है, 60। अब इसमें हमें अप्लाई क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन क्या अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग 60 या उससे ज्यादा नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, 60 ही कर सकते हैं या उससे कम। यानी हमें क्या लेना चाहिए, लेस देन इक्वल लेना चाहिए। सोचो, हमें लेस देन इक्वल लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमें बोल दिया है कि एटमोस्ट मतलब क्या, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं हम लोग मशीन 1 का यूटिलाइजेशन,
तो ये देखो, मशीन 1 जो है वो मैक्सिमम 60 आवर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मशीन 1 में अगर टाइम लगता है ओवरऑल 2x आवर्स एंड y आवर्स फॉर बोथ प्रोडक्ट, देन टाइम जो है वो लेस देन इक्वल टू 60, या तो 60 आवर्स या 60 आवर्स के अंदर से, मतलब 60 आवर्स तक हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और मशीन 2 को 40 आवर्स तक। तो यानी लेस देन इक्वल, मतलब कहाँ लेस देन इक्वल लेना है, कहाँ ग्रेटर देन इक्वल लेना है, वही चीज हम लोग अभी समझ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, बी रिक्वायर्स वाई आवर्स, यही ऐसे करके बता के यही चीज बोला है, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है। दस द कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटीज, तो लीनियर इनइक्वालिटीज यूज करके हम लोग इस तरह से जो है बता सकते हैं। अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया है 4th नंबर, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखो, ए फर्टिलाइजर कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कॉल्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड टू। तो ये भी एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और इनके लिए जो इनका फर्टिलाइजर बना रहे हैं ये, ठीक है, दो टाइप का बना रहे हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा दो टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, उसी तरह से ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ईच ऑफ दिस टाइप इज प्रोसेस्ड थ्रू टू क्रिटिकल केमिकल प्लांट यूनिट। दो प्लांट यूनिट है, वहां से ये दोनों प्रोसेस होके आता है। प्लांट ए हैज मैक्सिमम 120 आवर्स, मतलब प्लांट ए हम लोग मैक्स टू मैक्स 120 आवर्स यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे कम में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। जैसे मान लो तुम लोग का जब एग्जाम होता है 3 आवर्स का, 100 मार्क्स का, मान लो 3 आवर्स, तो तुम लोगों को क्या करना होता है, 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करो, या 3 आवर्स से कम में, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं मिलने वाला। मतलब अगर 3 आवर्स के अंदर होता है अच्छा है, अगर मान लो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है तो और भी अच्छा है, ठीक है। जितना कम टाइम में हो जाए अच्छा है, क्योंकि 3 आवर्स से ज्यादा मिलने वाला है नहीं। यानी मैक्सिमम 120 आवर्स ये अवेलेबल है इन ए वीक, एंड प्लांट भी है मैक्सिमम 180 आवर्स अवेलेबल इन ए वीक। मैन्युफैक्चरर वन बैग ऑफ ग्रेड 1 फर्टिलाइजर रिक्वायर्स 6 आवर्स इन प्लांट ए एंड 4 आवर्स इन प्लांट बी। मतलब जो ग्रेड 1 है ये भी दोनों प्लांट में जाता है, प्लांट ए एंड प्लांट बी, ठीक है। और इसका टाइम क्या लगता है, 6 आवर्स लगता है प्लांट ए में, ठीक है, एक बैग बनाने का, एक बैग बनाने का, ठीक है। फर्टिलाइजर को बैग क्वांटिटी में बता रहा है, एक बैग बनाने का। और 4 आवर्स लगता है प्लांट बी में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वन बैग ऑफ ग्रेड 2, ठीक है, इसका कितना टाइम लगता है, देखो 3 आवर्स इन प्लांट ए, ठीक है। और प्लांट बी में कितना लगता है, 10 आवर्स, 10 आवर्स इन प्लांट बी। एक्सप्रेस दिस यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटीज, हमें इसे एक्सप्रेस करना है। अब देखो, प्लांट ए मैक्स टू मैक्स कितना टाइम यूटिलाइज हो सकता है, 120 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं जो ग्रेड 1 है वो हम लोग बनाना चाहते हैं x1 यूनिट टोटल में, और ग्रेड 2 जो है x2 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो ग्रेड 1 बनने में प्लांट ए का कितना टाइम जाएगा, एक बैग बनाने में 6 आवर्स, तो x1 बैग बनाने में 6x1 आवर्स, ठीक है। ग्रेड 2 वाला जो फर्टिलाइजर है उसका देखो, प्लांट ए में टाइम कितना लगेगा, एक बैग बनाने में 3 आवर्स, तो x2 बैग बनाने में 3x2 आवर्स, ठीक है। तो ये 6x1 प्लस 3x2, ये जो टाइम यूटिलाइजेशन होगा ये कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 120 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 120 यूज कर सकते हैं, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, इसीलिए लेस देन इक्वल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्लांट बी है उसका कितना टाइम लगेगा, उसका टाइम लग जाएगा 4 आवर्स लगता है एक बैग बनाने में, x1 बैग बनाने में 4x1 आवर, ठीक है। और प्लांट बी में ग्रेड 2 वाला जो बन रहा है, एक बैग बनाने में 10 आवर्स, तो x2 बैग बनाने में 10x2 आवर्स, ठीक है। लेकिन ये और ये दोनों टाइम मिला के मैक्सिमम हम लोग उस मशीन को 180 आवर्स चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मतलब उससे कम या उतना। इसीलिए अगर उतना होता है तो 180, जैसे 3 आवर्स में एग्जाम कंप्लीट कर लिए तो 3 आवर्स, अगर कम में किए तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखो 4x1, ये रहा 4x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का किस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम से लीनियर इनइक्वालिटी का इक्वेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ग्राफिकल ये प्रेजेंटेशन दे रखा है, इस इस पे हम लोग देखो एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन है कि नहीं देख लेते हैं। नहीं, ये जस्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रखा है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11, ये देख सकते हैं, देखो, टू मशीन 1 एंड 2 प्रोड्यूस 2 ग्रेड ऑफ प्लाईवुड। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही दे रखा है हर जगह पे, ठीक है। दो टाइप ऑफ प्लाईवुड बनाया जाता है, ग्रेड ए टाइप और ग्रेड
बी टाइप, ठीक है। ग्रेड ए टाइप इन 1 hour of operation machine 1 produces 2 unit of grade A। अच्छा, मशीन 1 जो है वो 2 unit प्रोड्यूस कर देता है ग्रेड ए इन 1 hour, ठीक है, इन 1 hour, यही बोला है, इन 1 hour ऑफ ऑपरेशन मशीन 1 प्रोड्यूस 2 unit ऑफ ग्रेड ए एंड 1 unit ऑफ ग्रेड बी, एंड 1 unit मशीन 1 जो है 1 unit इन 1 hour, ठीक है, ये हो गया। द मशीन आर रिक्वायर्ड टू मीट ए प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ एटलीस्ट 14 यूनिट ऑफ ग्रेड ए एंड 12 यूनिट ऑफ ग्रेड बी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मशीन जो है वो एक ही टाइप का है, देख लेते हैं, नहीं दो टाइप का है, टू मशीन है, मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 मशीन 2। अच्छा, यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ते, शायद मैंने कुछ स्किप कर दिया। ए एंड ग्रेड बी इन 1 hour of operation machine 1 produces 2 unit of grade A and 1 unit of grade B, ठीक है, 1 unit of grade B, while machine 2 in 1 hour operation produce 3 unit of grade A। अच्छा, 3 unit of grade A लिख लेते हैं। अच्छा, 3 unit ऑफ ग्रेड ए, ये वाला लाइन मेरा स्किप हो गया था। मशीन 2 जो है इन 1 hour ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूस 3 unit ऑफ ग्रेड ए, 3 unit इन 1 hour, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अच्छा, 3 unit ऑफ ग्रेड ए एंड 4 unit ऑफ ग्रेड बी। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे 4 unit इन 1 hour, ये हो गया मशीन 2, ठीक है। तो दो तरह का प्लाई बनता है, ग्रेड ए ग्रेड बी। ग्रेड ए प्लाई का मशीन 1 में कितना टाइम लगता है, 2 unit बनाने का मशीन 2 में कितना लगता है, मतलब ये आवरली बेसिस पे बना बताया कि 1 घंटे में 2 unit, 1 घंटे में 3 unit, 1 घंटे में 1 unit, 1 घंटे में 4 unit, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। A and grade A and 12 unit। अच्छा, the machine are required to meet a production schedule of at least 14 unit of grade A। मतलब ये लोग चाहते हैं कि 14 unit कम से कम 14 unit grade A बनाए, उससे ज्यादा हो तो ठीक है, एंड 12 unit of grade। देखो, एट लीस्ट और एट मोस्ट है ना, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 14, उससे ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 14 यूनिट जो है, 14 यूनिट हम लोग ग्रेड ए बनाना चाहते हैं कम से कम, ठीक है, और 12 यूनिट हम लोग ग्रेड बी बनाना चाहते हैं कम से कम। एक्सप्रेस दिस यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटीज एंड ड्रॉ द ग्राफ। इसका ये जो डिटेल्स दे दिया, जो मैंने यहाँ पर देखो लाइन बाय लाइन लिख दिया है, इसको हमें क्या करना है, ये जो चीज है इसको लीनियर इनइक्वालिटी में हमें इसे जो है कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे होगा, लेट द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड वन ऑन मशीन 1 बी एक्स, ठीक है, क्योंकि कितना टाइम लगेगा वो हमें डायरेक्टली नहीं बताया है, ठीक है, हमें क्या बताया है कि 2 unit बनाने में 1 घंटा लगेगा, 3 unit बनाने में 1 hour। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेट द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन 1 बी एक्स एंड दैट ऑन मशीन 2 बी वाई, ठीक है। हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर 14 और 12 यूनिट प्रिपेयर करना हो तो मशीन 1 में टाइम लगेगा x एंड मशीन 2 में लगेगा y। सिंस इन 1 hour मशीन 1 कैन प्रोड्यूस 2 unit ग्रेड 1 A and 1 unit of grade B in x hours it will produce 2x। मतलब हम समझाते हैं, यहाँ पर लिख के देखो, इस चीज को हम यहाँ पर समझा देते हैं। ये थोड़ा सा मतलब रिवर्स दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये देखो हम समझा देते हैं, इस चीज को एक बार लिख लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक है। ग्रेड ए भी मशीन 1 मशीन 2 दोनों से प्रोड्यूस होता है, ग्रेड बी भी जो बनेगा उसमें भी मशीन 1 मशीन 2 दोनों का यूटिलाइजेशन होगा। यहाँ पर मशीन 1 का क्या वर्क होता है, 2 unit बना सकती है मशीन 1 घंटे में, 3 unit इन 1 hour, ठीक है। अच्छा, मशीन 1 ग्रेड बी वाला जो प्लाई है 1 unit इन 1 hour, देन 4 unit, ये जस्ट हम एक बार देख के लिख रहे हैं, 4 unit इन 1 hour, हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या एजम्पशन लेंगे, लेट, देखो ये टोटल टाइम लेंगे, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आवर्स, लेट द नंबर ऑफ आवर्स लेट द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन M1। लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं, BX1, BX लिखा है, X लेके किया है Y लेके, एंड फॉर M2 Y आवर्स, ठीक है।
अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये देखो, अगर ये कितना यूनिट बोला है, एटलीस्ट 14 यूनिट, और ये वाला कितना बोला था, एटलीस्ट 14, और ये वाला बोल रखा है 12, ठीक है, ये 12 यूनिट। अच्छा, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो, मशीन 1 में 2 यूनिट बनाने में 1 आवर लगता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मशीन 1 का लिख रहे हैं, इन 1 आवर 2 यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मशीन 1 में कौन से वाले, ग्रेड 1 का लिख रहे हैं, ठीक है, ग्रेड 1 वाला जो प्लाई है, प्लाई का ही बताया गया था, ग्रेड 1 वाला जो प्लाईवुड है, वो 1 घंटे में 2 यूनिट बना सकती है मशीन 1, तो एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में ज्यादा बना लेगी, 2x यूनिट प्रोड्यूस कर सकेगी। अच्छा, अब मशीन ग्रेड बी वाला प्लाई देखते हैं, मशीन 1 का क्या कंसेप्ट है इनका, मशीन 1 में इनका जो कंसेप्ट है 1 यूनिट इन 1 आवर, तो इन 1 आवर 1 यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर इन, ये जो है इनका टाइम लगता है y आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन, अच्छा, मशीन 1 में x आवर्स और मशीन 2 में y आवर्स, तो ये x आवर, x यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, 2x और x हो गया। सिमिलरली ग्रेड ए में मशीन बी का देखेंगे, मशीन बी का क्या हो जाएगा, इन 1 आवर, ग्रेड ए जो है ये 1 आवर में, ठीक है, 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन 1 आवर 3 यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो इन x आवर 3x यूनिट प्रोड्यूस्ड, और ग्रेड बी वाला जो है मशीन 2 का इनका क्या है, देखो, यूटिलाइजेशन 4 यूनिट्स इन 1 आवर, इन 1 आवर 4 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो इन, ये x नहीं था ना, मशीन 2 का y था, ये y हो जाएगा, इन y आवर 4y यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया होगा, ये देखो 3y 4y, ठीक है, 3y 4y और 2x एंड x, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन हमें पता चल गया, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन हमें क्या पता चला, देखो, ये खुद ब खुद लिखते लिखते तुम लोग को समझ में आ जाएगा, यहाँ पर हमें ये यूनिट का रेस्ट्रिक्शन दे दिया था, ठीक है, तो हमें 14 यूनिट या उससे ज्यादा बनाना है और 12 यूनिट या उससे ज्यादा बनाना है, ठीक है, और कैसे बन सकता है उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया कि 1 घंटे में 2 यूनिट बना सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग x आवर्स मशीन को चलाएंगे तो कितना यूनिट बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, तो 2x प्लस 3y, ऐसा कैसे हुआ, देखो 2x मतलब ये वाला, ठीक है, यहां से क्या आया 2x, और 3y कहां से आया, यहां से, ठीक है, ये कौन सा है, ये मशीन 1 और मशीन 2 में ग्रेड ए प्लाई प्रिपेयर करने का जो है टाइम है, मतलब क्वांटिटी है, ठीक है, ग्रेड ए प्लाई एक्स आवर्स ऑपरेट करने से मशीन 1 में 2x यूनिट बनेगा, और ग्रेड ए प्लाई मशीन 2 में अगर हम लोग y आवर्स मशीन 2 को ऑपरेट करते तो 3y यूनिट बनेगा, यानी 2x प्लस 3y, और ये कितना चाहिए हमें, 14 यूनिट एटलीस्ट बोला है, यानी हमें क्या साइन देना पड़ेगा, एटलीस्ट, मतलब 14, वो 14 यूनिट तो करना ही है, उससे ज्यादा करोगे तो और भी बेटर, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 14। सिमिलरली मशीन 1 ग्रेड बी के केस में देखो, मशीन 1 कितना है, x यूनिट बन रहा है, मशीन 2 में कितना बन रहा है, 4y यूनिट, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तो यूनिट है ना, ये देखो यूनिट निकाला हम लोगों ने, तो x प्लस 4y, ठीक है, मतलब ग्रेड बी प्लाई मशीन 1 में x यूनिट बन सकता है, मशीन 2 में 4y, यानी टोटल इतना यूनिट बन सकता है, और टोटल यूनिट का रेस्ट्रिक्शन बताया है कि 12 यूनिट बनाओ या उससे ज्यादा बनाओ, मतलब एटलीस्ट 12 तो बनेगा ही बनेगा, मतलब 12 तो बनना ही चाहिए, तो इक्वल 12 लेकिन उससे ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल 12, ये देखो, अगर एटलीस्ट होगा तो हमें ग्रेटर देन दे देना चाहिए,
चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड बी। अब इसका प्लॉटिंग क्या है, अभी तो हम लोग प्लॉटिंग नहीं सीखे, अभी हम लोगों को जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग उस तरह से सीख रहे हैं। अब इस पे कुछ एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है, अभी हम लोग फिलहाल जो कंसेप्ट सीखे उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं। तुम लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। जैसे पहला, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स एंड फ्रेश वर्कमैन वाई फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। बोल रहा है कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब कौन, जो लोगों को काम पे रखता है, ठीक है, मतलब जो जिनके अंडर लोग काम करते हैं, जो काम करते हैं वो एम्प्लॉई, और जो काम में रखते हैं वो एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने रिक्रूट किया है एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश वर्कर को, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड वर्कर को एक से डिनोट किया गया है, कंसेप्ट समझ लो, एक्सपीरियंस्ड वर्कर को एक से डिनोट किया गया है और फ्रेश वर्कर को वाई से डिनोट किया गया है, ठीक है। उनके फर्म के लिए वो रिक्रूट करना चाहते हैं, ठीक है, अंडर द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है क्या, दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, वो 9 लोगों से ज्यादा काम पे नहीं रख सकते हैं। एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, क्या बताओगे मुझे, कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, मतलब वो 9 लोगों को रख सकते हैं, ये कैन नॉट बोला है ना, 9 या 9 से कम, मतलब क्या रख सकते हैं, वो 9 लोगों को रख सकते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं, लेकिन 10 नहीं चलेगा। इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल 9, या तो 9 रख लो या 9 से नीचे रख लो, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ पीपल है, वो कभी नेगेटिव में थोड़ी ना होंगे, वो नेगेटिव में नहीं हो सकते ना, किसी इंसान को हम लोग नेगेटिव में नहीं बोल सकते, 0 में भी नहीं बोल सकते, मतलब इसीलिए या तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, बट 0 नहीं होगा, या नेगेटिव नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0, या फिर y का वैल्यू जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश, ये एक्सपीरियंस्ड ये फ्रेश, ठीक है। तो ये हो गया 3 का ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे आंसर याद नहीं है। 3 का ऑप्शन बी कहाँ गया, अच्छा ये रहा 1 का ऑप्शन बी, ठीक है, 1 के अंडर 1 2 3 करके है, ठीक है, 1 का ऑप्शन बी आया है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 1 का ऑप्शन बी बोला होगा तुम लोगों ने, हाँ 1 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलो सेकेंड, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट वर्क वाइल ए फ्रेश वन 3 यूनिट ऑफ वर्क। तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उनको कोई भी एक काम वो जो कर रहे हैं वो 5 यूनिट मतलब बना सकते हैं, ठीक है, मतलब जो भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि अगर कोई फ्रेश वर्कर है वो 3 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है डेली, बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट। बट एम्प्लॉयर का एक टारगेट है, मुझे कम से कम एक दिन में 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ऑफ वर्क, ठीक है, जो काम वो लोग कर रहे हैं पर डे, एक दिन में 30 यूनिट्स बनाना ही पड़ेगा। द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके लिए तो हमें एजम्पशन भी लेना पड़ेगा ना, तो सोचो क्या होगा। मैम अगर कोई ऑप्शन है, बोलो ऑप्शन मैम, ऑप्शन सी। टी, अच्छा देख लेते हैं, देखो एक्सपीरियंस को अगर हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और फ्रेश को अगर हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस पर्सन जो है एक जन 5 यूनिट बना सकता है और एक फ्रेश पर्सन 3 यूनिट बना सकता है। अगर हम लोग एक्स एक्सपीरियंस लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं तो एक अगर 5 यूनिट बना सकता है तो एक्स पर्सन 5x यूनिट बना लेगा, और अगर हम लोग y नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर को रिक्रूट करेंगे तो एक फ्रेश वर्कर 3 यूनिट बना सकता है, तो y नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर 3y यूनिट बनाएगा। देन 5x प्लस 3y, ये हमारा कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 30, मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 30, मतलब 30 होना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, क्यों
बोला है एट लीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है। और क्योंकि x और y फिर से नंबर ऑफ पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो x ग्रेटर देन 0 और x y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ ग्रेटर देन का कोई मतलब नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए ना, मतलब 30 भी होगा तो भी चलेगा ना। और ये तो लेस देन है, ये गलत है। लेकिन ये सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर x और y का भी कंसेप्ट हमें बताइए, लिखना पड़ता है, ठीक है, कि x और y जो वेरिएबल मान रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ग्रेटर 0 है, लेस देन इक्वल 0 है। ये हमें बताना पड़ता है एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लेकिन तुम लोग देख सकते हो एक चीज, कि अभी मैंने थोड़े देर पहले जो भी मैंने एक्सरसाइज कर सॉरी एग्जाम्पल करवाए थे वो काफी लेंदी थे, ठीक है। क्योंकि एलपीपी बेस्ड होता नहीं है इस चैप्टर से तुम लोगों का क्वेश्चन, और मार्क्स भी बहुत कम आता है इस चैप्टर से। फिर भी हमें करना पड़ेगा, 2-3 मार्क्स तो आ ही जाता है, एक मार्क्स या फिर 2, मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स आ सकता है। तो यहाँ पर हमें ये छोटा छोटा क्वेश्चन देता है, ज्यादा लेंदी अभी तक तो देखने नहीं मिला है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसका भी एक बार टैली कर लेते हैं। इसका हम लोगों ने देखा C1 का C, 1 का B, 2 का C। चलो ठीक है, 2 का C हो गया। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू वन फ्रेश वन एंड हिज फैक्ट, एंड दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। मतलब क्या बोल रहा है कि एक रूल्स रेगुलेशंस आया है जिसके हिसाब से कोई भी एक एम्प्लॉयर को कैसे एम्प्लॉय करना है लोगों को। तो इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, फ्रेश और एक्सपीरियंस, ठीक है, फ्रेश और एक्सपीरियंस। तो क्या बोला है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में एक फ्रेश वर्कर को अपॉइंट कर सकते हैं, और इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तुम लोग कुछ बताओगे, मतलब कुछ भी लग रहा है कि क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन एक बार कोशिश करके देख सकते हो। एक्सपीरियंस और फ्रेश, एक्सपीरियंस को एक्स मान लेते हैं, फ्रेश को वाई मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स, ठीक है। यहां तक अगर देखे, इसको एक बार छोड़ो, ठीक है, ये छोड़ दो। अगर बोल रहा है नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस पर्सन, तो हम लोग कितने एक्सपीरियंस पर्सन ले सकते हैं अगेंस्ट फ्रेश वर्कर? 5, 4, 3, 2, 1। ये हो सकता है, लीस्ट ये हो सकता है, या तो 5 पर्सन को ले लो, या 4 पर्सन को ले लो, या 3 पर्सन को ले लो, या 2 पर्सन को ले लो, या 1 पर्सन को ले लो, क्योंकि बोला है नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स, ठीक है। टू, टू का मतलब रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो में बताया है, टू का मतलब होता है रेशियो में, 1 फ्रेश 1, ठीक है, 1 टू 1 फ्रेश 1। फ्रेश 1 मतलब जो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं। फ्रेश 1 का मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है। और कितना बोला है, 2-1, मतलब 1:5 रेशियो में, तो 1, ठीक है। जैसे 5 के अगेंस्ट में हम लोग मैक्स टू मैक्स 1 ले सकते हैं। अगर हम लोग जस्ट इस चीज को एक बार देखें, तो अगर ये इन इक्वलिटी नहीं होता, अगर इक्वलिटी होता, सोचो अगर इक्वलिटी होता, तो हम लोग ये बोल सकते थे ना, कि अगर 5 एक्सपीरियंस वर्कर का मतलब कितना हो जाता, 5 एक्सपीरियंस वर्कर का मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो इधर मैंने एक्स लिख दिया, इधर मैंने वाई कर दिया। अगर मुझे इक्वल करना होता, देन हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर सकते थे, मतलब एक एक्सपीरियंस वर्कर का मतलब 5 फ्रेशर्स, है ना। क्योंकि 2 यानी रेशियो बोला है, यहाँ पर बोला है कि हमें कैसे अपॉइंट करना है, हमें इस तरह से अपॉइंट करना है कि हम लोग फ्रेशर्स जिनको लेंगे वो एक होना चाहिए अगेंस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड वर्कर। ये रेशियो में बोला है, क्योंकि टू, टू यानी रेशियो। तो इसका मतलब अगर हमें इसको इक्वल में देखें, तो ये हो जाता है, इसका मतलब कि एक एक्सपीरियंस्ड वाला पर्सन इक्वल 5 फ्रेशर्स, है ना। अब हमें इक्वल तो करने बोला है नहीं, अगर हम लोग इसको इक्वल के जगह इनइक्वलिटी में करें, जहां पर हमें बोला है कि 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड, एंड दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और बोला है नॉट मोर देन, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5y, ठीक है। मतलब इक्वल से तुम लोग समझ रहे हो ना, कि अगर यहाँ पर हम लोग एक
एक्सपीरियंस वर्कर रखते हैं तो यहाँ पर इसके जगह हम लोग अगर इक्वल करें, मतलब हम लोग अगर ऐसा ऑप्शन रहता कि हम लोग फ्रेश लोगों को रख सकते हैं इंस्टीड ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, तो हमें एक की जगह 5 लोगों को रखना पड़ता। ठीक है, एक की जगह 5 लोगों को, रेशियो ऐसा बन रहा है। तो ये x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5y। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल x। ठीक है, 5y ग्रेटर देन इक्वल x। तो ये देखो ये एक ऑप्शन हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा ही एक ऑप्शन तुम लोगों को और भी दिखेगा, दैट इज ये वाला ऑप्शन। ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5। ये कब हो सकता है, ये भी आंसर होगा। क्यों हम बता रहे हैं ये ऑप्शन कब हो सकता है, अगर हम लोग एक्सपीरियंस को मान लेते हैं y, अगर हम लोग एक्सपीरियंस को मान लेते हैं y और फ्रेशर्स को मान लेते हैं x, क्योंकि हमें अलग से कुछ बोला नहीं है, देन हम लोगों का ये सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 5x। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 5x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू y, या फिर ये जो है ये हम लोग इसके हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, y, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं ना, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू y कर लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू इसी की तरह कर लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। अब इसकी तरह हम लिखना चाहते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू x। एक मिनट, इसको एक्सप्रेस इस तरह से करना है, एक सेकेंड। ये y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5 है, मतलब इसको अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो गया 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऐसे हो रहा है ना, 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x। अच्छा, ये हमारे इसके साथ सॉल्व हुआ, सॉरी मैंने थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा मेरा एक ही बात है। देखो ये पहला आंसर आ गया था। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया था, ये देखो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, और अगर हम लोग एक्सपीरियंस को y और फ्रेशर्स को x मानेंगे देन ये वाला आएगा y लेस देन इक्वल टू 5x हो रहा है। अब 5 यहाँ पर क्या किया है, देखो ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, देन हम लोग इसको बोल सकते हैं 5y, एक मिनट पहले हम एक एक दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये x लेस देन इक्वल टू 5y किया और 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो गया। ये देखो ये मैंने पहले इसीलिए किया कि x का वैल्यू क्या होगा, एक मतलब ये जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो कम से कम फ्रेशर्स के हिसाब से अगर देखो तो वो एक फ्रेशर्स के 5 फ्रेशर्स के इक्विवेलेंट एक एक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस पर्सन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5y। तो यहां से अगर हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं तो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, जो कि हम लोग का ये a से टैली करता है, ए वाले से टैली करता है। ठीक है, क्यों, ये देखो यहाँ पर जो किया हुआ था इसको सॉल्व करो ऐसे हो जाएगा। ये तब हो रहा है अगर हम लोग एक्सपीरियंस को x और फ्रेशर्स को y मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑपोजिट इसका फाइंड आउट करें, यानी अगर हम लोग एक्सपीरियंस को मान ले y, ठीक है, और फ्रेशर्स को मान ले x, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, देन हम लोग का इस तरह से हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 5x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्या होगा। यहाँ पर बोला है 5x। ठीक है, 5x ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया, y हो गया, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है 5y ग्रेटर देन इक्वल x है। ठीक है, 5y ग्रेटर देन इक्वल x है। अच्छा, अब हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा कि दोनों का मतलब सेम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देख लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं y, ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं होगा, y ग्रेटर देन इक्वल x बाई 5 चेक करते हैं, का ऑपोजिट करेंगे। 5x ग्रेटर देन इक्वल y हो रहा है। ठीक है, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5y ग्रेटर देन इक्वल x होगा, तो ग्रेटर देन, लेस देन तो होगा नहीं। 5y ग्रेटर देन इक्वल x। ओ अच्छा,
ये वाला तो इसके साथ ही जा रहा है, कंफ्यूजन क्या हो गया, ये हो गया y ग्रेटर देन, अच्छा ठीक है एक बार फ्रेशली करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है यहाँ पर, जैम बोर्ड में कर लेते हैं। यहाँ पर ना दोनों चीज एक जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है एक बार फ्रेशली कर लेते हैं। एक्सपीरियंस एक्स है, ठीक है, और फ्रेश है वाई, अगर ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 5 4 3 2 1, ऐसे हम लोग पर्सन को रख सकते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1, मतलब रेशियो 1 के अगेंस्ट में 5, इस तरह से रेशियो 1 के अगेंस्ट में 5 बोला है। और इस फैक्ट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इक्वल करेंगे एक्स और वाई, मतलब एक एक एक्सपीरियंस पर्सन का मतलब हो जाएगा 5 फ्रेशर्स, ठीक है, इसका मतलब क्योंकि देखो एक फ्रेशर्स ले सकते हैं 5, एक मतलब 5 एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में सिर्फ एक ही फ्रेशर्स को ले सकते हैं, मतलब 5 एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, वो एक फ्रेशर्स के साथ इक्विवेलेंट है। या फिर ऑपोजिटली बोलो तो एक फ्रेशर्स अगर रखना है, एक मतलब 5 एक्सपीरियंस पर्सन का काम करवाना है तो 5 फ्रेशर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इनइक्वालिटी करें तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5y, ठीक है। और इससे हम लोग बोल सकते हैं 5y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू 5y से कम है, यानी 5y का वैल्यू x से ज्यादा है या फिर इक्वल है, x का वैल्यू 5y से कम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 5y का वैल्यू x से ज्यादा है। तो ये पहला ऑप्शन किसके साथ टैली होता है वो देख लेते हैं। ये हम लोग का आंसर आया 5y ग्रेटर देन इक्वल x, तो 5y ग्रेटर देन इक्वल x ये यहाँ पर सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसको देख लो, ये वाला जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू x/5, इसको अगर जस्ट हम लोग यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करते, उतना चेक करने का भी जरूरत नहीं था, ठीक है। ये 5 अगर इधर मल्टीप्लाई कर लेते तो 5y ग्रेटर देन इक्वल x सेम हो गया, इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो जा रहा था, ठीक है, ये जस्ट ऐसे इनटू करो तो भी हमें आंसर पता चल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको एक्स वाई को चेंज ना भी करते तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा, तो ये हो गया 5y ग्रेटर देन इक्वल x, दोनों ही सेम आंसर है, इसीलिए ऑप्शन में लिखा हुआ है ए एंड सी दोनों ही होगा, क्योंकि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, या फिर इससे यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन जो है वो एक नहीं, ऑप्शन दो होगा, ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पर देखो ए एंड सी दे रखा है, ये देखो ए और सी, एंड नहीं ए और सी, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है, ए होगा या तो सी होगा। अच्छा, तो उसमें एक्स वाई चेंज करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर देखो क्या बोला है, फोर्थ नंबर पे द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बोल रहा है यूनियन से बोला गया है, यूनियन से यहाँ पर क्या बोला गया है देखो, यूनियन से बोला गया है कि फॉरबिट किया गया है, जो इम्प्लॉयर है उनको बोला गया है कि कितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, एक फ्रेश पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो और 2 से कम एक्सपीरियंस को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश, ठीक है, क्या बोला है देखो, द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन, अच्छा 2 से कम नहीं, फॉरबिड क्या है, नो मतलब फॉरबिड का मतलब ही तो ना हो गया ना, फॉरबिड हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन 2 से कम नहीं होने चाहिए, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, 2 से कम नहीं हो सकता। फ्रेश जो है वो एक हो सकता है, ठीक है, फ्रेश जो है वो एक हो सकता है, अगेंस्ट कम से कम 2 एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, 2 एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, 2 एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में एक फ्रेश पर्सन आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सपीरियंस को एक्स पहले के तरह ही और फ्रेश को वाई से डिनोट करते हैं, और पहले हम लोग इसको इक्वल करने का कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर हम लोग 2 एक्सपीरियंस जो है उसके अगेंस्ट में एक फ्रेशर्स को ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक फ्रेशर्स जो काम अकेले करेगा, ठीक है, वो मतलब 2 एक्सपीरियंस पर्सन जो काम करेंगे एक फ्रेशर्स को करने के लिए, सॉरी,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक फ्रेशर्स को अगर हम लोग अपॉइंट करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। एक फ्रेशर्स से हम लोग वो काम नहीं करवा पाएंगे। अगर हमें काम कंप्लीट करवाना है तो रेशियो क्या रखना पड़ेगा, 1:2, मतलब एक फ्रेशर्स 2 एक्सपीरियंस, ठीक है। और अगर इक्वल करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि अगर हमें काम किसी एक कैटेगरी के लोगों को रख के करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस का मतलब है 2 फ्रेशर्स। तभी तो यहाँ पर इस तरह से रेशियो दिया है कि भाई 2 लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसके अगेंस्ट में एक फ्रेशर्स लोग रखेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इक्वल सोचना है तो हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ फ्रेशर्स रखेंगे और एक्सपीरियंस नहीं रखेंगे फॉर एग्जांपल, या फिर दोनों को अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो 2 फ्रेशर्स का मतलब हो जाता है एक एक्सपीरियंस पर्सन का वर्कआउट करना, ठीक है। एक एक्सपीरियंस पर्सन जितना काम कर सकता है वो काम 2 फ्रेशर्स कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, टू ईच फ्रेश पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हमें इनइक्वालिटी करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है नॉट लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, तो x ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 2y। यहाँ पर बोला था लेस देन, ठीक है। यहां पर बोला है नॉट लेस देन, तो एक्स एक्सपीरियंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, इसको रिवर्सली बोल सकते हैं कि 2y लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन y लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2। देखते हैं कैसा है सोल्यूशन। y हम लोग का आया y लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2, ये आया मेरा आंसर। y ग्रेटर देन नहीं होगा, मैंने जो एजम्पशन लिया है उसके हिसाब से, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 2 आया है, ठीक है। चेक करते हैं ऑप्शन बी। 4 का ऑप्शन बी, ठीक है। 4 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में ही एक रेशियो बताया था कि कितने एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में कितने फ्रेशर्स को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, बट ग्रेटर देन और इक्वल यही यहाँ पर मैटर था और कुछ नहीं। यहाँ पर बोला था कि हम लोग 5 या उससे ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी 5 या उससे कम, 5 4 3 2 1 इस तरह से। और यहाँ पर देखो 2 या उससे ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया था कि नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से कम लोगों को नहीं करो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, इसीलिए जो एक्सपीरियंस का वैल्यू है वो हम लोगों ने ग्रेटर देन लगाया। और यहाँ पर बोला था कि एक्सपीरियंस लोग कितना ले सकते हैं, लेस देन 5, इसीलिए देखो एक्स लेस देन, मैंने एक्स मतलब एक्सपीरियंस का वैल्यू को लेस देन फ्रेशर से कंपेयर किया, और यहाँ पर ग्रेटर देन। और इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करना है, रेशियो नहीं समझ में आता है, पहले हम लोग इक्वल से देख लेंगे, ठीक है। कि एक एक्सपीरियंस का जो मतलब काम कर सकता है उसके हिसाब से फ्रेशर्स का जो है वो इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है, मतलब एक फ्रेशर्स यानी 5 एक्सपीरियंस यानी एक फ्रेशर्स, ठीक है। या फिर एक फ्रेशर्स का मतलब होता है मतलब एक फ्रेशर्स जो है उसको अगर काम करना है एक्सपीरियंस के साथ इक्विवेलेंट होके, तो 5 फ्रेशर्स का हमें नॉलेज चाहिए, 5 फ्रेशर्स मिलके एक एक्सपीरियंस से बराबरी कर सकते हैं। इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला था 5 या उससे कम तो इसीलिए लेस देन, यहाँ पर बोला था 2 या उससे ज्यादा इसीलिए देखो ग्रेटर देन। बाकी इसको सॉल्व कर दिया, 5x लेस देन 5y था, इसको ऑपोजिटली लिख दिया 5y ग्रेटर देन इक्वल x, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू y था तो 2y लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो एलपीपी टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इसको बोलते प्रोग्रामिंग करना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बस ये 3 ही था, बाकी ऐसा नहीं है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से अलग तरीके के हैं, ठीक है, ये अलग तरीके का है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अच्छा ये वाला एक हम लोग कर सकते हैं, ये वाला, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड सो दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर इज एटलीस्ट 9 यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कम से कम 9 यूनिट वो रखना चाहते हैं, जो डाइटिशियन है उन्होंने जो चार्ट बनाया ना, उन्होंने बोला कि हम विटामिन ए रखेंगे एटलीस्ट 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट या 9 यूनिट से ज्यादा। 7 यूनिट विटामिन बी रखेंगे एटलीस्ट, मतलब 7 यूनिट या 7 यूनिट से ज्यादा। अच्छा 10 यूनिट विटामिन सी रखेंगे एंड 12 यूनिट ऑफ विटामिन डी रखेंगे। द विटामिन
कंटेंट पर केजी ऑफ द फूड इज शोन बिलो, ठीक है। तो फूड जो है दो टाइप का उन्होंने रिकमेंड किया है, और विटामिन ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एज्यूमिंग एक्स यूनिट ऑफ फूड इज टू बी मिक्स्ड विद वाई यूनिट ऑफ फूड वाई, एक्स यूनिट ऑफ फूड एक्स के साथ, ठीक है, फूड वन के साथ वाई यूनिट ऑफ फूड टू जो है वो मिक्सअप किया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर हमें एलपीपी को प्रिपेयर करना है। तो देखो आसान है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहले देखो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर विटामिन ए बी सी जो भी हो या फिर डी, सारा का सारा विटामिन बोला एटलीस्ट 9 यूनिट, यानी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। एटलीस्ट 9 मतलब 9 या 9 से ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, 12 या 12 से ज्यादा। तो हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटी बनेगा वो लेस देन टाइप बनेगा कि ग्रेटर देन टाइप, ये बता दो मुझे। जो लीनियर इनइक्वालिटी बनेगा विटामिन का जो क्वांटिटी का, वो लेस देन टाइप बनेगा कि ग्रेटर देन टाइप बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ये है एटलीस्ट है, मतलब 9 यूनिट या 9 से ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा। तो क्या होना चाहिए, जो भी क्वांटिटी ऑफ विटामिन होगा ए का, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल 9 या ग्रेटर देन इक्वल 9, ये बताओ, पहले ये बोलो Greater मुझे। than equal. ग्रेटर देन इक्वल 9 होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल वाला जो भी ऑप्शन है उस पे देखो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखो ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, है ना, ये देखो ये लेस देन है, नहीं चलेगा ये। यहाँ पर तो 9 दिया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दिया था ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर, बट ये दो लेस देन दे दिया, नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे सारे विटामिन का डिमांड है कि 9 यूनिट तो रखना ही है फूड में, उससे ज्यादा रख सकते हैं। अब ये बनेगा कैसे, देखो एक बार चेक कर लेते 2 का डी है कि नहीं, फिर उसके बाद हम बता देते हैं ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 का डी है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा 2 का डी, ठीक है। देखो कैसे करके हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इक्वेशन को। कितना नंबर था, 11। हाँ, ये देखो, अगर एक्स यूनिट फूड वन को मिक्स किया जाएगा वाई यूनिट ऑफ फूड टू के साथ, ठीक है, तो विटामिन ए जो है वो फूड वन में भी चाहिए, फूड टू में भी चाहिए, ठीक है। ये 1 किलो का बता रखा है, 1 केजी फूड वन में 2 यूनिट विटामिन ए है, और 1 केजी फूड टू में 1 यूनिट विटामिन ए है। अगर फूड ए का यूज होगा एक्स यूनिट, तो कितना हम लोग का विटामिन होगा, देखो 1 केजी में, ठीक है, 1 केजी में 2 यूनिट है, ठीक है, तो एक्स केजी में कितना हो जाएगा, ज्यादा, 2x, ठीक है। अच्छा, 1 केजी में 1 यूनिट है, तो एक्स केजी में कितना हो जाएगा, ये ऑब्वियसली वाई है, फूड वाई जो ये वाई है, तो वाई केजी में वाई यूनिट विटामिन ए हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई, अब ये कितना रखना है, ग्रेटर देन इक्वल 9, क्योंकि एटलीस्ट 9 यूनिट बोला है। बी, ये क्या दे रखा है, विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड, ठीक है। 1 केजी फूड वन में 1 यूनिट विटामिन बी है, तो एक्स केजी फूड वन में एक्स यूनिट विटामिन बी होगा और वाई यूनिट विटामिन सी होगा, ठीक है। और ये होना चाहिए कम से कम 7 यूनिट या उससे ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब। नाउ सी, सी 1 किलो फूड वन में 1 यूनिट सी विटामिन रहता है, तो एक्स किलो में कितना रहेगा, एक्स यूनिट, ठीक है। प्लस हमें जो फूड जो मिक्सड अप करना है वन के साथ टू, उसमें सी टू जो है वो, ये क्या है, 1 किलो में 2 यूनिट विटामिन सी है, ठीक है। तो y किलो में ज्यादा होगा 2 y यूनिट, और ये दोनों का टोटल होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 10, ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब ये वाला 2 यूनिट जो है वो 1 किलो में, एक्स किलो में 2x यूनिट ज्यादा होगा, 3 यूनिट विटामिन डी है 1 किलो में, तो y किलो में कितना हो जाएगा, 3y, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तो होना ही है क्योंकि x जो है वो यूनिट है, ठीक है, यूनिट मतलब क्वांटिटी, तो x अगर क्वांटिटी है, यूनिट है, तो वो तो 0 से ज्यादा ही होगा ना, चाहे वो किलो हो, ग्राम हो, जो भी हो। वैसे यहाँ पर किलो में दिया है, यूनिट कुछ भी हो, वो तो नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अच्छा, अब इस तरह का और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है। हाँ, और एक क्वेश्चन है,
ये देखो 8 नंबर, ए फर्म मेक टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ए टाइप बी, द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज 20 ईच एंड दैट प्रोडक्ट बी 30। दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट का प्रॉफिट बता दिया। बोथ टाइप्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन, 3 मशीन पे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद फाइनली ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचने लायक होता है। द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट एंड टोटल टाइम वेरिएबल इन आवर्स पर वीक ऑन ईच मशीन आर एज फॉलोज, दे दिया है। प्रोडक्ट ए को मशीन 1 में इतना टाइम लगता है, प्रोडक्ट बी को मशीन 1 में इतना टाइम लगता है, प्रोडक्ट और अवेलेबल टाइम है 36। प्रोडक्ट ए को मशीन 2 में इतना टाइम लगता है, प्रोडक्ट बी को मशीन 2 में इतना टाइम लगता है, और मशीन 2 टोटल हम लोग 50 आवर्स चला सकते हैं। अच्छा, मशीन 3 टोटल 60 आवर्स चला सकते हैं। प्रोडक्ट ए को लगता है 2 आवर्स, प्रोडक्ट बी को लगता है 6 आवर्स, ठीक है। अब ये बता दिया। अब हमें पूछ रहा है कि कंस्ट्रेंट, द कंस्ट्रेंट कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग, कैसे करना है वो भी बता दिया। x1 इक्वल टू लेना है नंबर ऑफ यूनिट्स ए, x2 लेना है नंबर ऑफ यूनिट्स बी, ठीक है। तो अगर हम लोग ए बनाना चाहते हैं टोटल x1 यूनिट, बी प्रोडक्शन करना चाहते हैं x2 यूनिट, तो हम लोगों का ये जो मतलब एलपीपी फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे होगा। तो देखो, एक यूनिट, सोचो एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने में 3 आवर्स लगता है, तो x1 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 3 इंटू x1, ठीक है। अच्छा, मशीन 1 का यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं, मशीन 1 में ए प्रोडक्ट इतना बनाने में इतना टाइम लगेगा, प्लस मशीन 1 में प्रोडक्ट बी बनाने में x2 यूनिट बनाने में इतना टाइम लगेगा 3x2 प्लस, अच्छा ये दो और तो कुछ नहीं है, ये दोनों जो है अवेलेबल टाइम बता रखा है 36, ठीक है, 36 बता रखा है। तो मुझे ये बताओ, ये जो 36 टाइम बता रखा है, ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, क्या लगता है। कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मानेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग को क्या मानना चाहिए, कि क्या लगता है कि 36 से ज्यादा होगा या मैक्स टू मैक्स 36 होगा, क्या लगता है, मतलब लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, क्या लगता है बोलो, क्या होना चाहिए। अगर कुछ नहीं बताया है तो क्या एक मशीन 36 आवर्स, यहाँ पर देख लेते फिर भी एक बार बता, द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट एंड टोटल टाइम अवेलेबल, अवेलेबल 36 से अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं, एक एक वीक में। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। हम लोग इतना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम लोग 36 आवर्स मैक्सिमम मशीन यूटिलाइज कर सकते हैं एक वीक में, उससे ज्यादा नहीं, है ना। अवेलेबल इतना है, तो ये लेस देन होगा कि इक्वल होगा। हमें ये काम 36 आवर्स में कंप्लीट करना है, या उससे कम में, या उससे ज्यादा में, क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हमें कितने टाइम के अंदर प्रोडक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, 36 एंड लेस, 36 एंड मोर, या फिर ओनली 36, क्या लगता है। तुम लोग का एग्जाम वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वही सोचो, 3 आवर्स तुम लोग के पास अवेलेबल टाइम है एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, तुम लोग कैसे एग्जाम को कंप्लीट करोगे, 3 आवर्स और लेस, 3 आवर्स और मोर, या फिर ओनली 3 आवर्स, कौन सा अवेलेबल है तुम लोगों के पास। less than equal to लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है, 3 आवर्स एंड लेस ना, तो वैसे 36 आवर्स एंड लेस, तो ये देखो 3x1 3x2 लेस देन इक्वल टू 36, ये पहला बात है, ये तो कुछ 1250 दे रखा है, छोड़ो, ये ग्रेटर है नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका देखो, मशीन 2 में 5 आवर्स लगता है एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने में, तो x1 यूनिट बनाने में इतना टाइम लगेगा, और ये हो गया सेम इस तरह से, और ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 50। M3 मशीन में प्रोडक्ट एक्स को प्रोड्यूस होने में एक यूनिट प्रोड्यूस होने में 2 आवर्स लगता है, ठीक है। तो x1 यूनिट का इतना हो गया और x2 यूनिट का इतना हो गया, लेस देन मतलब 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 60, और x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दो सही था, बट ये जो है ये गलत दिया हुआ था, ग्रेटर दिया हुआ था, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन तो सी होगा, देख लेते हैं 8 का ऑप्शन सी है कि नहीं। 8 का ऑप्शन ये रहा, 8 का ऑप्शन सी है, ठीक है, 8 का ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, 8 का ऑप्शन सी हो गया, और कोई ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन
नहीं, और कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा कंसेप्ट आता है, ठीक है, दैट इज कि ग्राफ वाला, ठीक है, ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है उस पे हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। आज हम लोग ग्राफ तो नहीं कर रहे, लेकिन आज हम लोग एलपीपी वाला किए, ठीक है। तो तुम लोग का टास्क ये होना चाहिए कि तुम लोग एक बार फिर से जो भी मैंने करवाया, जो भी 2-4 क्वेश्चन था, उसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, वो बेटर रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्लास हम लोग कर रहे हैं वहां पर ये वाला जो बाकी पॉइंट है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये हो जाएगा, छोटा सा पॉइंट है। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हो कितना छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।